नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के बारे में। यह आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ था 8 अक्टूबर को और इसकी हेडिंग है सेबी सर्व्स फ्रेश शो कॉज नोटिस टू कोटक म्यूचुअल फंड। आइए इस न्यूज़ आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कोटक म्यूचुअल फंड को शो कॉज नोटिस क्यों रिलीज़ किया गया है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट ने 4 क्लोज एंडेड डेट स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स को रीपेमेंट में डिले किया है और इन 4 क्लोज एंडेड स्कीम्स ने एसएल ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और जैसा कि आपको पता है कि एसएल ग्रुप ने अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया था और उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनियों से एक्स्ट्रा टाइम मांगा था कि वो उनके प्लेस शेयर को सेल ना करें। रेगुलेटर का कहना है कि कोटक म्यूचुअल फंड ने रूल्स को वायोलेट किया है और ये वायोलेशंस किस तरह का है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको रूल्स के अकॉर्डिंग जिस दिन स्कीम मैच्योर होती है उस दिन के अनुसार उसका जो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू होती है उस नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग पूरा पैसा वापस करना है। और इस मैटर पर यह पहला शो कॉज नोटिस नहीं है, सेबी ने उन्हें दूसरा शो कॉज नोटिस दिया है। जनवरी 2019 में कई म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने सुभाष चंद्रा की जो एसएल ग्रुप कंपनी है उनके साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने जो शेयर्स जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी के थे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई थी उन्हें ओपन मार्केट में नहीं बेचने का एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के कारण क्या हुआ था कि जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स थे जब उनकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर्स को फुल पेमेंट नहीं किया। तो जो पेमेंट जनवरी 2019 में ड्यू था वो इन्वेस्टर्स को सितंबर 2019 में किया गया जब उन्हें एसएल ग्रुप ने ड्यूज़ पे करें। एसएल ग्रुप के प्रमोटर्स ने म्यूचुअल फंड से बोरो करने के लिए और बाकी फाइनेंस कंपनीज से बोरो करने के लिए अपने शेयर्स को प्लेज करा हुआ था और क्योंकि एसएल ग्रुप कंपनी को बहुत ज़्यादा कैश क्रंच हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको पता होगा कि पब्लिक में भी जो सुभाष चंद्रा है उन्होंने एक लेटर को रिलीज़ करके माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने जो पैसे का मैनेजमेंट है वो सही से नहीं किया। तो इस तरह से जो एसएल ग्रुप है वो लोग जो अपना कोलेट्रल है उसको वो लोग पे नहीं कर पाए और उनका जो शेयर्स का शेयर प्राइस था वो बहुत ज़्यादा गिर गया। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियां एसएल ग्रुप से पैसे नहीं रिकवर कर पा रही थी तो उन्होंने बॉन्ड इशूअर्स यानी एसएल ग्रुप के साथ एग्रीमेंट कर लिया और सेबी इसी एग्रीमेंट को क्वेश्चन करता है, उसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरह के एग्रीमेंट नहीं कर सकती। जो 4 एफएमपी हैं यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स हैं उनके नंबर हैं 187, 189, 193 एंड 194 और इन 4 फंड्स में कोटक ने कम से कम 10% टू 20% ऑफ टोटल असेट्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिसकी मैच्योरिटी अप्रैल और मई 2019 में थी और इन्वेस्टर्स को इनका पेमेंट नहीं किया गया। पहले वाला शो कॉज नोटिस है वो कोटक को मई 2019 में दिया गया था फॉर एफएमपी 127 और 183। इसका मतलब एक गलती करने के बाद कोटक ने फिर से गलतियां करी हैं। सेबी का मानना है कि इस तरह के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि वो उनकी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में नहीं बेचेंगी और मनी रिकवर होने तक का वेट करेंगी, इस तरह के एग्रीमेंट से फंड हाउसेस को बचना चाहिए। फंड हाउस जो हैं वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करते हैं। मींस अगर वो गिरते हुए बाज़ार में शेयर्स को बेचेंगे तो इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा हिट लेना पड़ेगा और इस हिट से बचाने के लिए वो इस तरह के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स करते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जो फंड हाउसेस हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फंड हाउसेस पब्लिक मनी को हैंडल कर रहे हैं और उन्हें उनके जो फंड मैनेजर्स हैं
वो कंपनीज़ में जाके मिलते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स, उनके प्रॉफिट लॉस, उस कंपनी में किस तरह का बिजनेस आ रहा है, इन सब की डिटेल खबर रखते हैं। फिर भी वो इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तब वो कंपनी अच्छी थी, उसमें अच्छा बिजनेस आ रहा था, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहा है, मगर हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें डाइल्यूट होने लगी। तो जब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को इंडिकेशंस मिलने शुरू होते हैं कि चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है, तो उन्हें इन्वेस्टर्स का मनी पुल आउट करना चाहिए, पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। और इस तरह की कंडीशंस में वो लोग हमेशा जो बॉन्ड इशूअर होते हैं, यानी जो कंपनीज़ होती हैं, उनके फेवर में काम करने लगते हैं, और जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टर्स का हार्ड एंड मनी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनीज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में एंटर करती है तो वो एक तरह से जो डेट इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर देती है, और जो सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल रखी हुई है उसको वो बाज़ार में नहीं बेचती है। बिकॉज जब उनका इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था, जब उन्होंने इनिशियल डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे, उस समय उस डेट इंस्ट्रूमेंट के खरीदने के एवज़ में जो पैसा म्यूचुअल फंड ने कंपनीज़ को दिया था, उसके लिए उन्होंने कुछ कोलेट्रल एज अ सिक्योरिटी रखा था। इट मे बी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट मे बी पर्सनल गारंटी फ्रॉम द प्रमोटर्स और एनीथिंग एल्स। पर जब कंपनी अपना पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, वो लोग सिक्योरिटीज़ को बेचती नहीं हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने कोलेटर में रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि अगर कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होंगे तो हम इन सिक्योरिटीज़ को बेच के इन्वेस्टर्स का पैसा ले लेंगे। मगर वो क्या करती हैं, एक और एग्रीमेंट कर लेती हैं कंपनीज़ के साथ, और उनके पेमेंट को डिले करने को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और नॉन टाइमली रीपेमेंट के लिए जो उन्हें सिक्योरिटीज़ को इन्वोक करना चाहिए था वो नहीं करती हैं। तो अब आप बताइए कि फर्स्ट पॉइंट पे इस तरह का कोलेटरल लेने का मतलब ही क्या होता है। तो अगर आप सोचें तो ये पूरा जो मामला है ये एक कंपनी यानी जो बोरोअर लेंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्टैंड पॉइंट से उन दोनों को वो फेवर कर जाता है, मगर जो सेबी है उसको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है, और इसलिए वो इसे सही नहीं मानता है। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी इशू में उसने HDFC MF को भी एक शो कॉज नोटिस भेजा था। HDFC MF ने क्या किया था कि उन्होंने यूनिट होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया था कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोल ओवर कर दें 380 डेज़ के लिए। यानी कि आप से समझ सकते हैं 380 डेज़ मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। जिस स्कीम की मैच्योरिटी मिड अप्रैल 2019 में थी उसको एक साल बढ़ाकर उन्होंने अप्रैल 2020 तक आने का ऑप्शन इन्वेस्टर्स को दिया था। तो यह भी सेबी को ठीक नहीं लगा था। सेबी का शोकॉज नोटिस आने के बाद HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था डेट स्कीम्स में उसको अपनी ओन बुक्स यानी कि अपनी बैलेंस शीट में लिया, और इन्वेस्टर्स को अपनी बैलेंस शीट से यानी अपने खाते से पूरा पैसा पे किया। तो HDFC म्यूचुअल फंड इस तरह क्यों कर पाया, क्योंकि वो इंडिया की लार्जेस्ट AMC है, उसके पास काफ़ी सारा कैश है, और अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनाए रखने के लिए उसने यूनिट होल्डर्स को पैसा अपने पास से पे किया। और मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था HDFC म्यूचुअल फंड का, क्योंकि इससे एक तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहा, दूसरा इससे ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको ये ओनरशिप लेनी चाहिए कि उसने पब्लिक मनी को मिस हैंडल किया है, और इस ओनरशिप के लिए उन्हें पेमेंट भी करना चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो फ्रैंकलिन का केस है उसमें भी पब्लिक मनी को मिसमैनेज किया गया है, और इसका खामियाजा इन्वेस्टर्स को न भुगतते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को भुगतना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि कर्नाटक हाई कोर्ट कोई ना कोई पेनल्टी फ्रैंकलिन पर ज़रूर लगाएगा, और इन्वेस्टर्स को राहत देना कर्नाटक हाई कोर्ट का काम है। हम लोग सिर्फ ये कहकर कि ये पब्लिक मनी है और इसमें सारा का सारा जो रिस्क है वो पब्लिक को
वहन करना है, इस बात पर हम नहीं कायम रह सकते, क्योंकि कंपनी हमारे पैसे से ही प्रॉफिट कमा रही है। HDFC AMC ने अपने बुक्स पर हिट लिया और उसने अपनी पॉकेट से इन्वेस्टर्स को कंपनसेट किया, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और बाद में जब एसएल ग्रुप ने रीपेड किया तो उन्हें वो पैसा वापस मिल गया। तो कम से कम इससे इन्वेस्टर्स को तो नुकसान नहीं हुआ और कंपनी का भी नुकसान की भरपाई हो गई जब उनको एसएल ग्रुप ने पेमेंट किया। लेकिन कोटक ने क्या किया? कोटक ने यहाँ पर अपनी बुक्स पर कोई भी हिट नहीं लिया और उसने सारा का सारा जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टर्स को। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को डिले हुआ पेमेंट में। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्यों सफ़र करना पड़े, वो क्यों हमेशा एक हिट ले और उसके ही जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हों। कंपनी को भी हिट लेना चाहिए और कंपनी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अगर बाय चांस इन्वेस्टर्स का पैसा मिस हैंडल करते हैं तो उसके लिए कंपनी को ही जो है वो कंपनसेट करना चाहिए। और अगर बैक एंड से उन्हें पैसा मिलता है डेट सिक्योरिटीज़ पर तो इससे वो अपनी बुक्स को ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनीज़ के ऊपर डाली जाएगी तो मैं आशा करती हूँ कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करेंगी, अपने सिस्टम में लाएंगी और इन्वेस्टर का रिस्क जो है वो इससे रिड्यूस होगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।